देखिए, जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वो आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। तो दुनिया बहुत मतलबी है, अगर आप सक्सेसफुल हैं, तो आपको हज़ार लोग पूछेंगे और अगर आप किसी काम के नहीं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपना एक ही टारगेट बनाइए कि आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है और सक्सेसफुल कब होंगे? जब आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे, मन लगा के पढ़ाई करेंगे, तो आपको सफलता मिल जाएगी। देखिए, आज जो है 2 फरवरी है और कल 1 फरवरी था। तो कल जो है बजट पेश किया गया था। तो देखिए बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि बजट का सर वीडियो बना दीजिए। तो देखिए मैं मेरा जो है हर साल का आदत क्या है कि पहले मैं बजट के सारे प्रश्नों को जो है मल्टीपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि जिस फॉर्मेट में एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसी फॉर्मेट में आपको सारे मेन मेन प्रश्न मिल जाए। तो इस वीडियो में आज हम जो है बजट पे फोकस करेंगे और इसके बाद भी एक वीडियो और आएगा 10 बजे आज जो है, जिसमें बजट पे हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। वो वीडियो काफ़ी लंबा होगा लेकिन बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको बस मैं एक ही बार में पूरा बजट याद करा दूंगा। तो चलिए समय गंवाए बिना आज के जो है वीडियो को हम शुरू करते हैं। बाकी आपको पता ही है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? देखिए बजट का जो भाषण है, ठीक है, ये किस साल लंबा हुआ, किस साल छोटा हुआ, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि बजट में ये चीज़ भी पूछी जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए साल 2020 में, ठीक है, जो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण दिया था। देखिए 2020 में जो है 1 फरवरी 2020 को जो केंद्रीय बजट पेश कर किया था केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने, तो उस समय उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट तक जो है अपना भाषण दिया था। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था कि निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को जो है बजट पेश करते हुए कुल कितने घंटे कितने मिनट का भाषण दिया था। तो 2 घंटे 40 मिनट का सबसे हाईएस्ट भाषण का रिकॉर्ड है किसका? निर्मला सीतारमण का, बजट पेश करते हुए। और इस बार की बात करें तो देखिए जो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने अभी हाल ही में 1 फरवरी 2022 को, यानी कि कल की बात है, 1 फरवरी 2022 को अपना सबसे छोटा बजट भाषण दिया। इनका बजट भाषण केवल 1.5 घंटे का था, यानी कि 90 मिनट का था। और आपको बता दूं इन्होंने साल 2019 में 2 घंटे 17 मिनट का भाषण दिया था और फिर ये भाषण फिर और लंबा हो गया, बीच में 2 घंटे 40 मिनट का हो गया था। तो ये सब खैर पुरानी बातें हैं, ये रिकॉर्ड है आपस में, इसीलिए कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए आपको जो है मैंने बता दिया। तो अभी इस साल का बिल्कुल रट डालिए कि निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपना सबसे छोटा बजट भाषण दिया है और ये बजट भाषण 90 मिनट का था। बाकी प्रीवियस तो मैंने बता ही दिया है, इसको दिमाग में बनाए रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट्स के हस्तांतरण से होने वाली जो आय है, तो इस पर कितने प्रतिशत का जो है टैक्स लगेगा? तो देखिए ये टैक्स की सीमा 30% है। अगर आप जो है डिजिटल रूप से कुछ पैसा कमाते हैं तो 30% आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मामला क्या है, देखिए जो आपकी निर्मला सीतारमण है, इन्होंने बजट में वर्चुअल डिजिटल करेंसी, जैसे कि आजकल बिटकॉइंस वगैरह चल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, तो जो आपका वर्चुअल डिजिटल करेंसी है, इस पर टैक्स को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। और ऐलान क्या है, देखिए जो आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट होगा, इससे होने वाली जो इनकम आपकी होगी, तो इस इनकम पर जो है आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। 30% टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन अब क्या बताया जाए, सरकार के मूड में है तो भाई हम क्या सकते हैं। अभी मेरी सरकार नहीं है, जब मैं सरकार में आऊँगा तब देखा जाएगा। देखिए वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये अपना खुद का जो है डिजिटल करेंसी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की तरह जो है लॉन्च करेगा। इसको जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न जो है एक एक प्रश्न में दो दो तीन तीन प्रश्न छिपे हुए हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट एक एक प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप बिल्कुल ध्यान सुनिए। अगला है कि हाल ही में 31 जनवरी 2022 को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें इस साल की जो जीडीपी वृद्धि दर है, इसका अनुमान कितने परसेंट पर रखा गया? देखिए इकोनॉमिक सर्वे का जो आंकड़ा होता है, ये सबसे बेस्ट और सबसे सटीक होता है, यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि जो आपका भारत का जीडीपी ग्रोथ रहेगा 2021 और 22 के वित्तीय वर्ष में, ये आपका रहेगा 9.2%। इसको नोट कर लीजिएगा, यही एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको बता दूं आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमिक सर्वे वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का जो ब्यौरा है उसको दिया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी जो खास चीज़ है मैंने बता दिया
कि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है, मतलब एक अनुमान लगाया गया कि जो भारत का ये 2021-22 का वित्तीय वर्ष समाप्त होगा, तो उस समय जब समाप्त होगा तो इसकी अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर रहेगा ये रहेगा 9.2%। अगला प्रश्न बहुत ही धांसू है। प्रश्न है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो देखिए इनकी संख्या टोटल 100 यानी कि 100 होगी। इसके अलावा देखिए मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन भी किया जाएगा। और भारत की जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे से जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा, जो पोस्टल और रेलवे नेटवर्क होंगे ये बेहतर होंगे। देखिए आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में आप डाक डालते होंगे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। लेकिन एक होता है RMS, आप रेलवे स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये रेलवे मेल सर्विस मिल जाएगा। तो ये जो RMS होता है यहाँ पे आज ही जो है लेटर पोस्ट कीजिए, ये अगले दिन जो है पहुँचा देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास सुविधा होती है, रेलवे स्टेशन पे ही आपको ये पोस्ट ऑफिस मिलेगा RMS वाला। वहाँ तुरंत आप अपना लेटर पोस्ट करेंगे, वहाँ पे डाकिया जो मतलब वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर होता है तो वो देखता है कहाँ कहाँ का कौन सा लेटर है, उसको तुरंत वो जो है रिलीज़ कर देता है ठप्पा मार के, और ट्रेन में लाद देता है जहाँ पे जिसको जाना होता है वो जाके तुरंत अगले दिन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो साधारण डाक भी जो है RMS में स्पीड पोस्ट की तरह पहुँचता है। तो वही है, यहाँ पे बताया गया है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा। इससे पोस्टल और रेलवे का जो नेटवर्क है ये बेहतर होगा। और देखिए बहुत से छात्रों का कल मुझे मैसेज आया कि सर केंद्रीय बजट का एक वीडियो बना दीजिए। तो देखिए केंद्रीय बजट का जो वीडियो है तो इसका कंटेंट तो मैंने तैयार कर लिया है, वीडियो भी अभी 10 बजे अपलोड हो जाएगा। तो सभी लोग 10 बजे तैयार रहेंगे केंद्रीय बजट का 2022-23 का जो वीडियो उसको देखने के लिए, क्योंकि इसमें देखिए पूरा का पूरा जो जितना भी पॉइंट्स एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे इंडियन रेलवे में के बारे में क्या क्या घोषणा की गई कि कौन कौन सी नई ट्रेनें चलाएंगी, राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या रखा गया है, शिक्षा के क्षेत्र में वित्तीय समावेशन घाटा व्यय, पीएम आवास योजना, रक्षा कर प्रस्ताव और राष्ट्रीय टेली हेल्थ कार्यक्रम के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। तो देखिए ये वीडियो काफ़ी शानदार है, सारे कंटेंट आपको पॉइंट वाइज मिलेंगे, ठीक है। और इसको आप आसानी से एक एक लाइन पढ़ पढ़ के जो है बिल्कुल याद कर लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। और अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको फिर दोबारा वीडियो शायद देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में सारी चीज़ें मैं आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। तो आप तैयार रहिए, 10 बजे आपको ये वीडियो पूरा मिल जाएगा, इसमें उसको पूरा देख के जो है सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने घरों को लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा? तो देखिए इन घरों की संख्या टोटल 60,000 है। देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके बारे में देखिए अब तक बहुत सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। सबसे पहले तो यही पूछ लेता है एग्जाम में कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ये कब लागू की गई थी? तो इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। और ये दो प्रकार का है, एक ग्रामीण है एक शहरी है, ठीक है। तो आपका जो प्रधानमंत्री आवास योजना है तो देखिए ये भारत सरकार के द्वारा गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। ये योजना जो है एक्टिव है, पूरे भारत में अभी भी चल रही है। गरीबों को आवास देने का काम किया जा रहा है इसके अंतर्गत। और इसके लिए जो है देखिए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मार्च 2023 तक, ठीक है, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के विस्तार की घोषणा की गई है। तो इसको याद रखिएगा, मतलब इसके लिए जो है कुछ फंड वगैरह भी 2023 तक दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि ये योजना जो है चलती रहे और गरीबों को आवास मिलता रहे। अगला है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 सालों में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा? तो देखिए इनकी संख्या टोटल 400 है, ठीक है। 400 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। और आप अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको मैं 400% गारंटी देता हूं, ये प्रश्न आपको पेपर में छपा मिलेगा। तो इसको आप याद रखिएगा कि 400 जो है वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, इनका विकास किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा अगले 3 सालों में। देखिए अब यहाँ पे एक जो है थोड़ा सा सोचने की बात है। अभी देखिए रेलवे की परीक्षा को लेकर आंदोलन हुआ, क्यों? सबको रोजगार चाहिए, करोड़ों बच्चों ने फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया, और वो 2019, 20, 21, 22 लगभग 4 साल उन्होंने अपनी जिंदगी के खपा दिए एक ही भर्ती में। देखिए सरकार जो है ये निजीकरण पे फोकस कर रही है, ठीक है। और ये निजीकरण के क्षेत्र में अगला कदम है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन में क्या है भैया, कोई सरकारी नौकरी वाला इसमें जो है ड्यूटी नहीं करेगा, सारे प्राइवेट कर्मचारी होंगे। और ये वंदे भारत ट्रेन जो है ये प्राइवेट कंपनियों के द्वारा संचालित होगी। तो जब प्राइवेट कंपनियां इसकी मालिक होंगी ट्रेन की, तो भाई सरकारी नौकरी वालों का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है। और कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या वंदे भारत ट्रेनें चलानी चाहिए? मुझे तो लगता है बिल्कुल गलत है। ये हमारे बच्चों की, हमारे जो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे,
उन छात्रों की नौकरी खाने वाला स्कीम है, ठीक है, कि वंदे भारत ट्रेनें लाई जाए। देखिए, जो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि अगले 3 साल में 100 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण और विकास किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस ट्रेन को यात्रियों के लिए सफ़र के दौरान बेहतर अनुभव के अनुरूप तैयार किया जाएगा। तो देखिए, चलिए ठीक है, जो भी है आप याद कर लीजिए। एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा कि कितने वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी, तो टोटल 400। और अगला कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, ऑनलाइन क्लास के लिए जो है सरकार ने थोड़ा सा अच्छा काम किया है। इन्होंने कहा कि जो 12 टीवी चैनल चल रहे थे वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम के लिए, तो अब इनको बढ़ाकर 200 किया जाएगा। तो यानी कि 200 टीवी चैनल ऐसे होंगे जिन पर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, बच्चे उनको देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि इससे सभी राज्य 1 से 12 तक की कक्षा के छात्रों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, पहले दूरदर्शन पे जो है एक आता था कार्यक्रम CIET तरंग, ठीक है। तो तरंग में जो है बहुत इंटरेस्टिंग कार्यक्रम हुआ करता था। हम लोग जब छोटे थे तो देखा करते थे संडे को। तरंग में जो है कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई जाती थी, इनोवेटिव चीज़ें बताई जाती थी। तो खैर, उस समय बहुत सारे शिक्षा वाले कार्यक्रम भी आते थे। उसमें जो है हाई स्कूल इंटर के बच्चों के लिए जो है स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो गए, मतलब साइंस वगैरह के जो है प्रोग्राम आते रहते थे। उस पर देख कर हम लोग थोड़ा सा वहाँ से भी सीख लिया करते थे। तो ऑनलाइन क्लास कभी कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले दूरदर्शन पर हुआ करती थी। ये बहुत पुरानी है, मतलब मेरे समय से है, जब मैं छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ उसको। लेकिन अभी दूरदर्शन का क्रेज ख़त्म हो गया है, नए नए चैनल्स आ गए हैं, कलर्स वगैरह पता नहीं क्या क्या, GTV और पता नहीं क्या क्या। तो अभी उनका क्रेज बढ़ गया है अभी, देखिए। लेकिन एक चीज़ और है, कोरोना महामारी ने हमें सिखाया कि अब ऑनलाइन क्लासेज इज़ बेस्ट मेथड फॉर टीचिंग। मतलब ऑनलाइन क्लासेज जो है ये सबसे सुरक्षित और सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें क्या होता है कि आपको ना साइकिल चला के कोचिंग जाना है, ना ही टीचर को जो है कोचिंग सेंटर जाना है। आप घर बैठे पढ़ते रहिए, मैं घर बैठे पढ़ाता रहूँगा। तो अभी इसी कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने जो है कहा कि वन क्लास वन टीवी कार्यक्रम होगा, जो कि पीएम ई विद्या के तहत चलाया जा रहा है। तो इन चैनलों को जो है 12 से बढ़ाकर 200 किया जाएगा। याद रख लीजिए इसको। देखिए, निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे सभी राज्य जो है 1 से 12 तक की कक्षाओं को अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में जो है मतलब उसको प्रसारित कर सकेंगी। अगला कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर की जो हाईवे है इसको तैयार किया जाएगा। देखिए, सड़कों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। क्योंकि देखिए, होता क्या है कि गुजरात में अगर मान लीजिए कपड़े की फैक्ट्रियां लगी हैं, तो भाई कपड़ा गुजरात वाले ही थोड़ी पहनेंगे पूरा। इसको भेजना पड़ेगा तमिलनाडु में या फिर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसको भेजने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। हर जगह पानी के जहाज नहीं चल सकते हैं, इसीलिए हमें एक अच्छी सड़क की ज़रूरत होती है। और सड़क के साथ साथ अगर रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे की सेवाएं मिल जाए तो और बेटर है। लेकिन ट्रेन से हर जगह ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। तो सड़कों के निर्माण पर इसलिए सरकार फोकस कर रही है कि माल ढुलाई के लिए थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। और इसीलिए 25,000 किलोमीटर कितना 2023 में जो है वित्तीय वर्ष 2023 में कुल 25,000 किलोमीटर हाईवे तैयार किया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है। इसको याद रखिएगा। और इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त पोषण के नवोन्मेषी तरीकों से कुल 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। और नवा प्रश्न है कि 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो देखिए, 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जो महिला एकल का खिताब है इसको उन्नति हुड्डा ने जीता है। आपको बता दूं, जो भारतीय किशोरी उन्नति हुड्डा हैं, इन्होंने 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में ये महिला एकल का खिताब जीतने के लिए अपने ही हमवतन यानी कि भारत के ही स्मिता तोसनीवाल को जो है 21-18, 21-11 से हराया था। तो जो आपकी उन्नति हुड्डा, इन्होंने स्मिता तोसनीवाल को जो है हरा करके जो है जो आपका 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट था इसमें महिला एकल का खिताब जीता था। और एक और खिताब है 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब। तो पुरुष एकल खिताब किरण जाट ने जीता। और देखिए, किरण जाट ने जो है प्रियांशु रजावत को 21-15, 14-21 और 21-18 से हराकर ये टूर्नामेंट जीता। देखिए, आपको बता दूं, अभी हाल ही में जो आपका 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट था, तो इसका जो आयोजन है ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक, ओडिशा में। इसको याद रखिएगा।
और ये BWF सुपर 100 टूर्नामेंट है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न, और 10 बजे जरूर तैयार रहिएगा। 10 बजे मैं बजट का वीडियो ला रहा हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और एक ही बार में देखा आपने कि इस वीडियो में मैंने अब जो बताया आपको एक बार में याद हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही वो भी आपको याद हो जाएगा, उसकी PDF भी आपको उसमें मिल जाएगी बजट वाली। देखिए, पहला आज का क्वेश्चन हमने का प्रश्न आपके लिए कि कौन सा देश पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अनार के निर्यात के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, बताइए। अगला है कि फियरलेस गवर्नेंस जो है इस पुस्तक को किसने लिखा, बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक है, बताइए। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन का खिताब जो है किसने जीत लिया, बताइए। और देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो आपका पुरुष एकल का खिताब है इसको किसने जीता है, ये भी बताइए। और कल का वीडियो देख के रिवाइज कर डालिए क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में इसके सभी विनर्स का नाम मैंने बताया था। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, हमने का पहला प्रश्न था कि कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा, तो ये देश चीन यानी कि चाइना है। और अगला था कि IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी के आकलन के अनुसार 2021-22 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है, तो ये आपकी 9% है। और नेक्स्ट था कि हाल ही में किस देश में आदिवासी ध्वज चर्चा में था, तो ये देश आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्यों चर्चा में था ये मैंने परसों बताया था, तो उसको देख के रिवाइज कर डालिएगा। अगला है कि हाल ही में समुद्री घास की एक प्रजाति है जिसका नाम है हालोदुले यूनिनर्विस, ये इसको जो है किस रोग के प्रति प्रबल सक्रिय पाया गया है, तो इसको कैंसर के प्रति जो है सक्रिय पाया गया है हालोदुले यूनिनर्विस को। पांचवा था कि राष्ट्रपति की ओर से कौन सा विभाग भारत की आकस्मिकता निधि का प्रबंधन करता है, तो देखिए ये विभाग है आर्थिक मामलों का विभाग। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।